हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आप सभी लोगों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगातार डाल रहा हूं। आज मैं सोशल साइंस का 20 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का सेट, वो मैं डालने वाला हूं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा फुल लेंथ भी डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं एमसीक्यू ही कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि एमसीक्यू में 20 आराम से आ जाए बच्चों का, उसमें गलत ना हो। क्योंकि एमसीक्यू अगर गलत होता है तो एक नंबर सीधे चला जाता है, ठीक है ना। और बहुत से बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि एमसीक्यू गलत 4 5 एमसीक्यू गलत करके आ जा रहे हैं, साइंस में हो या सोशल में हो। तो एमसीक्यू गलत ना हो, इस पे ध्यान देना है। क्योंकि और सब जो मार्क्स होते हैं लिखने वाले जो होते हैं, उसमें 2 नंबर के हैं, तो उसमें कुछ लिखोगे तो 1 नंबर या फिर 0.5 मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन उस पर कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे कटने के बाद एक भी नंबर नहीं मिलता है। तो प्लीज़ केयरफुली ध्यान देना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये हमारा दूसरा पेपर है। एक जो सीबीएसई वाला था वो मैंने डाल दिया था, ये दूसरा है सिंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन में, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर एमसीक्यू का। ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है अपने पहले वीडियो में, जो सीबीएसई का गाइडलाइंस था वो सब मैंने बता दिया रखा है, वही सेम सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन ए पे हम चलते हैं। सेक्शन ए है व्हेन वाज द पेपर बैक एडिशन ऑफ बुक इंट्रोड्यूस। कह रहे कि पेपर बुक एडिशन कब शुरू किया गया। प्रिंट कल्चर से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है। द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द 1857 रेवोल्यूशन। तो कब शुरू किया गया, तो ये कह रहा है कि ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है ना। पहला आंसर बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। व्हाट डज द पिक्चर सिग्निफाई, ये पिक्चर क्या आप लोग को दिखा रहा है। आप सभी को ये पिक्चर याद होगा, हिस्ट्री। तो व्हाट डिपिक्ट दिस पिक्चर, ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन को चूज करें, ए बी सी डी में से कोई भी एक, ठीक है। पढ़ता हूँ मैं। पहला कह रहा है कि भारत माता इज पोर्ट्रेड बीइंग काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल इन एन एसेटिक फिगर। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। काम मुद्रा में दिखाया गया यहाँ पे, है ना। कंपोज, डिवाइन, है ना, स्पिरिचुअल, सब कुछ सही है। भारत माता इज सोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लोथिंग, तो ये भी सही है। तो ये दो, ए और बी दोनों ही सही है। थर्ड पढ़ता हूँ मैं। भारत माता इज पोर्ट्रेट एज सिंबल ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी, ये पावर ऑफ अथॉरिटी को नहीं शो करता है, ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। तो ए भी सही है, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन है, मेनी ऑफ आवर मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड लाइक पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मैश, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो इट वे आर नोन टू आवर एंसेस्टर्स। ये सभी हमारे एंसेस्टर को पता था इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि पोटैटो का कोई ज्ञान था? अरे पोटैटो तो विदेशों से आया है ना हमारे यहाँ, टोमेटो भी आया है विदेशों से, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं थे उस समय, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पोर्टुगीज हमारे यहाँ लेकर के आए थे, है ना। तो पोटैटो इट वे नोन एज आवर एंसेस्टर, ये गलत है, तो स्टेटमेंट वन गलत है। तो स्टेटमेंट वन गलत है, चलो सिर्फ हमें ये पता है कि स्टेटमेंट वन गलत है। चलो देखते हैं कि क्या हम आंसर तक पहुंच पाते हैं। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ये गलत हो गया, करेक्ट नहीं है बल्कि ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, लग रहा है कि ये सही है, बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। अब यहाँ पे सेकेंड भी पढ़ना पड़ जाएगा इसको, अगर हम टिक करते हैं बी को, तो टिक करने पर देखना पड़ेगा सेकंड से या नहीं। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इनकरेक्ट, दोनों गलत है। तो अभी ये भी नहीं बता सकते, बोथ स्टेटमेंट कट, ये तो हमने कट कर दिया, डी वाला और ए वाला, ये दो कट हो चुका है। अगर हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट पता चला है तो बी और सी पढ़, मतलब कि हमें बी और सी में से किसी को टिक करने के लिए पहले स्टेटमेंट टू को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं, पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट इज नोन एज द अमेरिका। तो ये भी तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्रिस्टोफर, ये सही दिया हुआ है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली गलती से वो डिस्कवर कर दिया था किसका, अमेरिका का, है ना। तो सेकेंड सही है, पहला गलत, तो वन इनकरेक्ट और टू करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 सही। क्वेश्चन नंबर फोर, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। इस इंसिडेंट को हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। खिलाफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, इस चीज़ को लगाना है यहाँ पर। अच्छा चलो, मैं अगर इसमें से देखूँ सबसे लास्ट में कौन होगा, आप लोग ये मत सोचना कौन पहले हुआ है, ये सबसे लास्ट में कौन हुआ था। तो सबसे, इन चारों में सबसे लास्ट में कौन होता है, कौन होता है, तो सिविल डिसोबीडियंस, है ना। सिविल डिसोबीडियंस क्या, इन चारों में से क्या है, इन चारों में सबसे लास्ट में होने वाला है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सबसे लास्ट में आ रहा होगा। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ऑप्शन थर्ड लास्ट में कहाँ आ रहा है। तो बस हमें ये पता है कि ऑप्शन थर्ड लास्ट में आ रहा है, तो हमें ये यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब कि इस दोनों में क्या है, लास्ट में 1930 में स्टार्ट हुआ था ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, सॉल्ट मार्च, हाँ याद आ रहा होगा। तो उसी समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अब क्या करें। अब हमें, मतलब कि थर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब कि थर्ड से लास्ट हो रहा होगा। अब देखते हैं कि टू और फोर दे रहा है, वन वन वन, मतलब कि जो सेकेंड है वो दोनों सही है ना, मतलब बीच में जो होगा वो वन वन और फोर थ्री।
तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, अब हमें ये देखना है, या तो 2 हो रहा होगा तो 4 हो रहा होगा, मतलब या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा होगा या तो नॉन कॉपरेशन। तो जाहिर सी बात है नॉन कॉपरेशन 1919 में शुरू होता है ना, 1919 में। अब इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से स्टार्ट होता है, 1914 से स्टार्ट होता है, तो 1914 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1914, तो इसका मतलब 2 पहले आएगा, तो 2 पहले आने का मतलब किसमें 2 पहले आ रहा है, तो 2 पहले इसमें आ रहा है, 4 का क्या हो गया, ए हो गया। तो इस तरीके से हमें आंसर को चेक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है, ध्यान देना है, चालाकी से काम करना है ना। ऐसा नहीं कि हमें सारा आ रहा है, हमें सारे से मतलब नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में आ रहा था, सिविल डिसोबीडियंस लास्ट में होता है ना। बहुत सारे बच्चों को खिलाफत मूवमेंट में और नॉन कॉपरेशन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें से कौन पहले आया होगा। तो पहले खिलाफत होता है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन होता है, ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट क्यों होता है पता होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि खलीफा को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है, काफ़ी ह्यूमिलिएट करके, बेइज्जती करके, तुर्की का जो खलीफा था जिसे खैलिफ बोलते थे हम लोग, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। इस वजह से महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था क्या, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये रहा इसका आंसर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, यहीं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बिकॉज, लेकिन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये स्टोर हाउस है मिनरल का, माना जाता है कि स्टोर हाउस, मतलब यहाँ बहुत सारे मिनरल है, कहने का मतलब इसका ये है यहाँ बहुत सारे मिनरल है। क्यों ऐसा, क्यों पूछ रहा है, क्यों ऐसा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ओवर 50% ऑफ मैग्नीज इन इंडिया इज फाउंड इन दिस रीजन, कह रहे हैं कि 50% मैग्नीज यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या ऐसा है कि 50% मैग्नीज यहाँ पाए जाते हैं, चलो मालूम नहीं पता हो हम लोग को, आगे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माइका इन इंडिया इज फाउंड हियर, कह रहे हैं कि इंडिया का आधा माइका यहीं पाया जाता है। क्या ये सही है कि इंडिया का आधा माइका यहीं पाया जाता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ गोल्ड इंडिया इज फाउंड हियर, 90% ऑफ गोल्ड यहाँ पाया जाता है, ठीक है। और फोर करेक्ट द रीजन इज रिच इन कोल। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, ये यहाँ से मिलाना है, ठीक है ना, ये इस तरीके से कौन सा इसमें सही है देखना है, ठीक है, छोटा नागपुर के बारे में। चलो तो कौन सही होगा, अब देखो 50% मैग्नीज फाउंड इन दिस रीजन, तो ये अगर ज़्यादा माना जा रहा है तो 50% तो हो ही सकता है यहाँ पे, लगभग लगभग। तो चलो ठीक है, 1 सही है, ठीक है, 1 सही भी है यहाँ पे। हाफ ऑफ माइका इज फाउंड इन इंडिया फाउंड हियर, तो माइका बहुत ज़्यादा इधर पाया जाता है छोटा नागपुर में, हाँ। तो ये काफ़ी एक बहुत सी बड़ी एक नैरो जोन है जहाँ पर पाया जाता है, बहुत लंबी सी एक जोन है, पाया जाता है यहाँ पर। तो माइका भी पाया जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद द रीजन रिच इन कोल। अब पता है कि किसी और कुछ पता होगा चाहे नहीं, ये तो जरूर पता होगा कि इस रीजन में कोल बहुत ज़्यादा है, इस रीजन में कोल बहुत ज़्यादा, ये तो सबको पता होगा। अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है, चलो मान लो, हमको ना ही समझना ध्यान से आप लोग, ना ही हमें 1 पता है, ना ही हमें 2 पता है, ना ही हमें 3 पता है, लेकिन ये सबको पता है कोयला सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर झारखंड वगैरह में पाया जाता है ना, छोटा नागपुर प्लेटू वही तो पड़ता है, उड़ीसा झारखंड वगैरह जो इलाका है। तो देखो सिर्फ हमें सिर्फ ये पता चौथा, तो चौथा पता है, मतलब चौथा इसका मतलब सही है। तो चौथा कहाँ कहाँ है सिर्फ हमें ये चेक करना होगा। तो चौथा कहाँ पर है, देखो इसमें नहीं है चौथा, तो इसको कट कर दिया हमने। देखो इसमें भी चौथा नहीं, इससे भी कट कर दिया हमने, ठीक है। अब सच मतलब कि हम 50% आंसर पे पहुंच चुके हैं कि 50% इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि नहीं। अब थर्ड स्टेटमेंट जरा पढ़ना आप लोग, कह रहे कि 90% गोल्ड यहाँ पाया जाता है। यार 90% गोल्ड है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ 90% गोल्ड पाया जाता है। चलो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग पता हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। तो इसको हम लोग 90% गोल्ड यहाँ पाना मुश्किल है, तो ये नहीं पाया जाता है, और इसको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट कट करते हैं हम लोग, इसको कट कर दे रहे हैं। तो देखो अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुँच गए, अपने सी ऑप्शन की ओर। तो इस तरीके से आप लोग आंसर की ओर पहुँच सकते हो, थोड़ी सी क्लेवरली के साथ, ठीक है ना। सिर्फ एक आंसर पता हो है आपको, और आप पहुँचे कहाँ पे, अपने आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है, ऐसे करना है एग्जाम में। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या कह रहा है, पेरियार फॉरेस्ट रिजर्व इन केरला इज फेमस फॉर कंजर्वेशन। जो पेरियार फॉरेस्ट है केरला में, वो किस चीज़ के कंजर्वेशन के लिए वो फेमस है। यहाँ पर क्या कंजर्व किया जाता है, ब्लैक बक, एसिटिक लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। तो क्या पाया जाता है यहाँ पे, तो ये पेरियार जो है ना, ये टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है ना। लॉयन के लिए काफ़ी फेमस है गिर फॉरेस्ट, ठीक है, गुजरात में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ ऑप्शन गिवन बिलो, खरीफ क्रॉप्स, क्रॉपिंग सीजन और वन एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, किस सीजन में होता है, और एक उदाहरण बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, खरीफ क्रॉप कब होता है, मानसून के समय में होता है, जब बरसात होती है, जून जुलाई का महीना। तो मानसून कहीं में दिख रहा है, तो मानसून COD में दिख रहा है, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग खरीफ में और रबी में कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दो, पहले के आता है, उसके बाद आर आता है। अल्फ़ाबेट अगर ऑर्डर देखोगे आप लोग, तो पहले के आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। इसका मतलब पहले खरीफ सीजन आएगा, उसके बाद रबी सीजन आएगा, मतलब पहले जून जुलाई आएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में ये स्टार्ट होता है। बस तो ऐसे आप लोग को याद रखना है कि ये पहले आएगा मतलब जून जुलाई में आएगा, आर बाद में, इसका मतलब ये बाद में, मतलब नवंबर दिसंबर में आएगा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना।
बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं खरीफ और रबी में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है इसको लेकर के। ठीक है, तो मैंने काफ़ी एक अच्छा तरीका होता है आप लोग को याद करने का। अब देखो मानसून सीजन, और जो लोग गांव से होंगे उनको तो पता होगा कि मानसून सीजन में क्या होता है। मस्टर्ड, अच्छा चलो हम मान लो कि नहीं पता है, गांव में नहीं रहते कहीं नहीं रहते, चलो शहर में रहने वाले हो, आप लोग को गांव का पता नहीं है आप लोग को। तो मस्टर्ड, सरसों, सरसों वगैरह जो होता है इस सीजन में होता है। सरसों का साग वगैरह का ज़्यादा मौसम ये है, ठीक है ना। तो सरसों का साग वगैरह मस्टर्ड आपको मिलता है किस सीजन में, ठंडी वाले में, है ना। और लेकिन बात करें हम लोग किसकी, हम लोग मानसून चाहिए हम लोग को ना, मानसून सीजन बरसात वाला। तो बरसात वाला सीजन चाहिए मस्टर्ड, तो मानसून में मिलता नहीं है, ठंडी में मिलता है, विंटर में मिलता है। तो मतलब कि डी कट गया और सी डी में चूज करते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, मानसून राइस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर तक पहुंचना है आराम से। यहाँ देखते हैं क्या होगा। देयर आर टू स्टेटमेंट ए और ओके, एक्सेशन रीजन दिया हुआ है। कह रहे कि आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सप्लीमेंट सुपरमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। कह रहे कि स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उनकी सुपरमेसी चलती थी। तो बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या कह रहा है। अगर आप लोग सिविक्स पढ़े होगे तो आप लोग पता होगा सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में, है ना, जो कि बुद्धिस्ट। चलो ठीक है, आप लोग पता होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीजन देखते हैं इसका, रीजन क्या दिया है कि नहीं दिया है। तो बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेमोक्रेसी एंड दे हैव टू डील विद देयर प्रॉब्लम इन सिनर्वे। नहीं नहीं, ये तो गलत दिया हुआ है ना। तो कह रहे कि क्या दोनों अपने आपने सिविक्स पढ़ा हुआ देखा होगा बेल्जियम कितने अच्छे तरीके से अपने देश को, है ना, सबको प्रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ता है ना, सबको कॉपरेट करते हुए। लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, माइनॉरिटी को लोग काफ़ी सप्रेस करते हैं, है ना। जो हमारे यहाँ भारतीय जो तमिलियन थे उनको काफ़ी, है ना। तो इस सारी समस्या थी वहाँ पे श्रीलंका में। ये लोग सिन्हा वगैरह सुपरमेसी देते थे ये लोग, है ना, वोटिंग वगैरह में भी। तो ये गलत है यहाँ पे, रीजन तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है पहले तो, है ना, गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए सही है और आर गलत है, ठीक है ना। तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि सिलेक्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट विच इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब बताना कि इसमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन 3 प्रकार की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट, है ना। यूनियन में क्या आता है, जैसे कि मान लो कोई बैंक वगैरह आ गया, है ना, कोई फॉरेन अफेयर हो गया, फॉरेन विदेशी संबंध कोई हो गए, है ना, पोस्ट सिस्टम जो है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, है ना, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो ये सारे जो बड़े जो बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे सिस्टम जो है ना आते हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट में कौन आएगा इसमें, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मैच कराते हैं हम लोग कि एजुकेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बैंकिंग, 1 2 3 4 दिया हुआ है। एजुकेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बैंकिंग, इसमें से कौन सा सही है, यूनियन लिस्ट का कौन सा पार्ट है, ये सिर्फ हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो एजुकेशन नहीं, गलत दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है। कॉमर्स यूनियन लिस्ट में नहीं आता, दोनों में आता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो ये किसी का भी पार्ट नहीं है, किसी का भी पार्ट नहीं है ये अलग से बाद में रखा गया था इसको। बैंकिंग, मैंने बैंकिंग बोला था कि बैंकिंग, तो बैंकिंग क्या है, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो 9 का सिर्फ डी होगा, डी मतलब किस में है, तो ये सिर्फ 4 ओनली, ठीक है। एजुकेशन ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ये, ठीक है। कॉमर्स दोनों काम करते हैं। यूनियन नंबर 11 है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से मैच करना है और सही आंसर को बताना है यहाँ पे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन जुड़े थे ये बताना है, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, आप लोग पढ़े होंगे ना पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर, उसमें से लिया गया इस क्वेश्चन को। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी कौन होगा, काशीराम, ठीक है, काशीराम। और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, ठीक है। तो ये रहा, तो ऑप्शन मैच कर लो आप लोग, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ओके, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलते हैं 12 पे। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट ऑफ द फैमिली, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्राउट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज, है ना, क्या होगा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन, क्या हो सकता है। इंटरफेरेंस इन बिजनेस, हाउस वर्क एंड राइजिंग ऑफ चिल्ड्रन, स्टडिंग एंड डूइंग जॉब और मैनेजिंग प्रॉपर्टी। तो जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ फास्ट तरीके से काम करते हुए। देर आर टू स्टेटमेंट, मार्क एज रीजन, है ना, मार्क आंसर गिवन कोट्स। डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिबल टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। 13 का सही दे रहा है कि नहीं, बताओ सब लोग। बिल्कुल सही दे रहा है यार, है ना, डेमोक्रेसी काम ही तो यही है। डेमोक्रेसी एबिलिटी जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इट्स सेल्फ आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ये सही है, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो बी इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। 14 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मीन्स थ्रू विच द गवर्नमेंट गेट टू नो अबाउट इट्स सिटीजन। तो कौन सा इसमें से सही होगा ये बताना है, कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट कार्ड और पैन कार्ड, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें सारे ही सही हैं, ठीक है ना। व्हाट डज दिस, ये क्वेश्चन तो किसका है बताओ आप लोग, इकोनॉमिक्स का है, याद आ रहा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना। लास्ट इस चैप्टर का जो लास्ट ये जो चैप्टर था उसका है ना, लास्ट पेज पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला पॉइंट था, तो वहाँ से इसको लिया गया है। ये पिक्चर बनाया भी गया है, एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया गया था इस पिक्चर को। तो बताना ये इसका आंसर होगा ना 15 का सी, एसएचजी को दिखा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी बताना आप लोग को। तो ये जो होता है टोटल वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग पार्टिकुलर ईयर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 17 चलते हैं। अनइरिगेटेड लैंड, लो प्राइस ऑफ क्रॉप्स, डेप्ट बर्डन, नो जॉब इन ऑफ सीजन, कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा अनइरिगेटेड कंस्ट्रक्शन, हाँ अनइरिगेटेड ये हो जाएगा सम पॉसिबल मेजर्स, कंस्ट्रक्शन में पेनाल करते हैं तो इरिगेशन हो जाएगा सही। उसके बाद लो प्राइस ऑफ गुड क्रॉप्स, हाँ तो ये हो जाएगा प्रोक्योरमेंट फॉर फूड गिवन बाय गवर्नमेंट। डेप्ट बर्डन है ना, डेप्ट बर्डन तो ये हो जाएगा बैंक, हाँ बैंक वाला हो जाएगा, बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट। नो जॉब ऑफ सीजन तो ये हो जाएगा एक बचा हुआ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, मिलान करना है इसमें से। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, डी का 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैज़ अंडरगोन विथ विच ग्रेट चेंजेज। कास्ट सिस्टम जो है मॉडर्न इंडिया में है ना काफ़ी चेंज लाया है ना। तो बताना है किस चीज़ में चेंज लाया है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक में चेंज लाया है, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक में चेंज लाया है। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या नहीं है, क्या है नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं है ये पूछ रहा है, याद रखना है, ठीक है ना। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इम्बैलेंस डेवलपमेंट, इंक्रीज जीडीपी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्या नहीं है बताना है कि नहीं बताना है। तो ये है, ये नहीं है, इंक्रीज इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट, ठीक है ना। 20 फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र डिसाइड नॉट टू सेल शुगर कैन टू पार्टिकुलर शुगर मिल्स, द मिल हैव टू शट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर अफेक्टेड, कौन सा सेक्टर इससे इफेक्ट होगा है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो इससे प्राइमरी और सेकेंडरी काफ़ी इफेक्ट होंगे इससे। तो आज का रहा ये डिस्कशन, अगर किसी को और भी क्वेश्चन देखने हैं तो प्लीज़ देख सकता है, सेक्शन बी है ना, 2-2 नंबर के हैं। सेक्शन सी पे आते हैं, ये पिक्चर दिखाया गया, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इवेंट इन हाउ एबल टू द गिवन इमेज, इस ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली, एग्जाम क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ अचीवमेंट ऑफ नेपोलियन, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल रीजन, व्हाट इज मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप खुद से करने की कोशिश कर सकते हो। इधर है पैसेज और पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं लास्ट में आप सभी को मैप प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग को आ रहा है मैप यहाँ पे देख सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग खुद से करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये है मैप है ना, यहाँ पे मैप है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार चेक कर लो कि कितना आप लोग को आ रहा है इसमें से, ठीक है ना। चलो मैं लास्ट में जरूर कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।